मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। अभी नहीं रोके कैसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। और उसी साल के 15-20 दिन बाद वीएस अच्युतानंदन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जा कर के बताते हैं, इन सब बातों का खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि पीएफआई आईएसआईएस से मिली हुई है और इनका टारगेट है कि 2030 तक पूरे केरला स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने का टारगेट है इनका। अगस्त 2011 को 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, यानी कि केरल स्टेट पुलिस के द्वारा, जिसमें नाम आता है सीना फरजाना और नासिर का। कहा जाता है कि ये दोनों आईएसआईएस के हैंडलर थे, जो वहाँ पे सारा कारोबार संभाल रहे थे आईएसआईएस का। इन दोनों का मोटिव था कि यहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश करना और उसे इस्लाम में तब्दील करके उन्हें यमन भेजना काम करने को, और उनका यही काम चलता जा रहा था। और पता चलता है कि ये दोनों सत्य सारणी करके एक ट्रस्ट थी, उस ट्रस्ट से मिले हुए थे, और ये सत्य सारणी ट्रस्ट पीएफआई की एक विंग्स थी जो पीएफआई के साथ मिलकर के काम करती थी। उसी साल 2011 में एक क्रिश्चियन गर्ल को टारगेट किया जाता है। उस लड़की का नाम था सोनिया सेबेस्टियन, जो एक क्रिश्चियन थी। साथ साथ में वो एक एमबीए स्टूडेंट थी, वो एजुकेटेड थी। फिर भी वो एक अब्दुल नाम के लड़के से मिलती है, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ाई जाती है और दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। धीरे धीरे सोनिया को मुस्लिम धर्म अपनाने को बोला जाता है। सोनिया मना करती है शुरुआत में, लेकिन फिर उसके साथ भी वही किया जाता है जो बाकी लड़कियों के साथ किया जाता था। सोनिया का भी ब्रेन वॉश किया जाता है और इस्लाम धर्म को कबूल करवा दिया जाता है। बाद में सोनिया भी इन सब से मिल जाती है और आईएसआईएस के लिए काम करना शुरू कर देती है। इस बीच सोनिया का नाम बदल करके ईसा कर दिया जाता है, और ईसा और अब्दुल, और साथ में अब्दुल की उससे भी पहले एक और बीवी थी जिसका नाम था यास्मीन। ये तीनों मिल करके डार्क नेट से कनेक्ट रहते थे और आईएसआईएस को सारा स्टेटस देते थे। डार्क नेट के थ्रू ही उन सबको फंडिंग भी होता था। साथ यास्मीन यानी कि उसकी पहली बीवी, अब्दुल की पहली बीवी और अब्दुल मिल करके उन्होंने पूरे केरल स्टेट में 10 ऐसे स्कूल बनाए थे जहाँ पे वो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। और ये 10 स्कूल क्यों थे और न जाने कितने सारे अभी भी लाइव टाइम में एक्टिव स्कूल्स हैं, और इनका टारगेट क्या है, ये इस क्लिप से आपको पता चलेगा जो इसके बाद चलने वाली है। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान से वॉर के केस में नॉर्थ में बिजी होगी, तब हम साउथ इंडिया को कैप्चर करके नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, रिसेंटली पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक आतंकी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया। देखिए, पीएफआई एक टेरर आउटफिट है जिसका ओरिजिन कर्नाटका से है, और इसका मेन एम 2047 तक इंडिया में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना है। और इसी गोल के लिए एनआईए के अकॉर्डिंग पीएफआई एक एलीट फोर्स तैयार कर रही है, जिनको ट्रेनिंग और हथियार एक्सटर्नल सपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही एनआईए के अकॉर्डिंग पीएफआई सीनियर पॉलिटिशियंस को भी असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ केरला के अकॉर्डिंग पीएफआई बैंड सीनी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक रिसरेक्शन है, और इंडियन मुजाहिदीन एंड अलकायदा के साथ पीएफआई के रिलेशंस हैं। साथ ही ये जो स्कूल थे, इस स्कूल से लगभग 21 लड़के लड़कियों को राजी करवा दिया गया, यानी कि उन्हें रेडी करवा दिया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए। इस बीच और एक केस आता है नमीशा का, जिस
लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ नमीसा, ये वही लड़की है जिस पे द केरला स्टोरी मूवी बनी है। लड़की है जिससे लीड रोल इंस्पायर्ड होके बनी थी। आपने ये क्लिप तो देखा ही होगा, शालिनी उन्नीकृष्णन, अ हिंदू गर्ल फ्रॉम केरला। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट। मैं आपको इसके रियल नेम और रियलिटी बताता हूँ। नमीशा एक 23 साल की लड़की जो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। ये नमीशा केरला के केसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक डेंटिस्ट थी और उसका पढ़ाई आगे चल रहा था। उसी अब्दुल ने इस लड़की को टारगेट किया, नमीशा को टारगेट किया, और नमीशा को टारगेट करके उसका शादी, उसे पहले कन्वर्ट करवाया गया इस्लाम में, और उसके बाद उसका शादी एक सेबेस्टियन नाम के क्रिश्चियन लड़के से करवा दिया गया। और ये सेबेस्टियन नाम का क्रिश्चियन लड़का पहले से ही मुस्लिम धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म में कन्वर्टेड था। इसी नमीसा का नाम चेंज करके फातिमा कर दिया जाता है, जो फातिमा आपको द केरला स्टोरी में भी दिख जाएगी। नमीशा फातिमा बन गई और सोनिया आयशा। ये दो लड़की को अभी हम साइड रखते हैं। एक और लड़की पे आते हैं जिसका नाम था मरीन। मरीन को भी इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है और इसका नाम मरीन से मरियम कर दिया जाता है। ये सब केस चल ही रहा था तभी केरला के एक्स सीएम और जो फॉर्मर सीएम थे वो ओमान चांडी, वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं। ओमान चांडी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2006 से लेकर के 2012 तक 7,713 लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। 2009 से 2012 के बीच में 2,667 फीमेल को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसमें 76% लड़की थी जो 35 साल से कम उम्र की थी, बाकी वोमेंस थी, जिसमें से 2195 यानी कि 2195 लड़की हिंदू थी और 492 लड़की क्रिश्चियन। और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005 से ही 2800 से लेकर के 3200 लोगों को हर साल कन्वर्ट करवाया जाता था। ये ओमान चंडी के रिपोर्ट थे, ना कि अपने मन मुताबिक किसी भी स्टोरी में, या तो द केरला फाइल्स बोल दीजिए, द केरला स्टोरी में नहीं दिया गया था। और कन्वर्जन के बाद वहाँ पे मैक्सिमम लड़कियों का अपने पेरेंट्स से फिर से बात नहीं हुआ, उनके माता पिता से फिर से बात नहीं हुआ, मैक्सिमम लड़कियों का। और आज तक पता नहीं चला है कि वो केरल में है तो कहाँ है, केरल में है या फिर अफगानिस्तान जा चुके हैं या तो फिर मारे जा चुके हैं। इन सब चीज़ों का मतलब खुलासा हुआ, फिर भी वहाँ पे सरकार सोई रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोई रही और स्टेट गवर्नमेंट भी सोई रही। और इन सब चीज़ों का खुलासा होने के बाद भी पीएफआई ने अपना काम को कंटिन्यू रखा था। अभी जाके हाल फिलहाल में 2022 में एक मिशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया गया। 21 सितंबर को शाम के लगभग 6 बजे 15 राज्यों के 93 शहरों में स्थित अलग अलग थानों में इंतजार कर रही रेडर टीम्स को छापों की लोकेशंस और टारगेट डिटेल्स भेज दी जाती हैं। 22 सितंबर को सुबह के ठीक 3 बजे एनआई और ईडी के 300 से ज्यादा ऑफिसर्स लोकल पुलिस की सहायता से एक साथ एक समय पर इन टारगेट लोकेशंस के ऊपर रेड्स मारना शुरू कर देते हैं। रेड जो पीएफआई के दफ्तर और नेताओं के घरों पर मारी जा रही थी, जो अपनी आंखों में हिंदू मुक्त भारत का सपना लिए चैन की नींद सो रहे थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मारी गई इन रेड्स में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के कुल 106 मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाता है और कोझिकोड से उठाए गए ऐसे ही एक मेंबर का नाम था शफीक पाइक। ईडी द्वारा कोर्ट में जमा कराए गए रिमांड नोट के अनुसार 12 जुलाई के दिन पटना में हुई पीएम रैली के ऊपर हमले की योजना को शफीक ही स्पॉन्सर कर रहा था। शफीक द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसों से बिहार में स्पेशल कैंप्स चलाए जा रहे थे, जहाँ कुछ चुनिंदा युवाओं को पीएम मोदी के ऊपर अटैक करने की एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस का पहला राउंड सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। इसीलिए पहले राउंड के ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर एनआई और ईडी की जॉइंट टीम्स पीएफआई के ऊपर रेड्स मारना शुरू कर देती हैं। और इस बार पीएफआई के उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था जो अपने आकाओं को जेल से बाहर निकालने के लिए खूनी प्लान्स बनाना शुरू कर चुके थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस के इस राउंड 2 में पीएफआई के कुल 127 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए 200 से अधिक नेताओं और मेंबर्स के अलावा गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर पीएफआई के 2000 मेंबर्स को अंडर स्कैनर भी डाल दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब इन लोगों की दिनचर्या का हर क्षण अथॉरिटीज द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। कोई समारोह आयोजित करने या शहर छोड़ने से पहले उन्हें लोकल थाने से परमिशन लेनी होगी और ये या इनके आने वाली 7 पुश्तों में कोई सरकारी नौकरी तक नहीं कर पाएगा। दूसरा राउंड खत्म होने के 24 घंटे बाद आखिर वो क्षण आ ही जाता है जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई के ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है।
सोनिया जो बन गई थी आयशा, अब्दुल और यास्मीन, इन तीनों ने मिलकर के 22 लोगों को रेडी किया कि वो इंडिया छोड़ दे और एक इस्लामिक कंट्री जाएं, जैसे कि यमन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पे जाएं, क्योंकि इंडिया जो है एक काफिरों का देश है, यहाँ पे हिंदू है और हिंदू के राज्य में आप अपने इस्लाम धर्म को अच्छे से इस्लामिक लाइफ नहीं जी पाएंगे। ये चीज़ उन्होंने इन सब 22 लोगों को बताया और इन सबको रेडी कर दिया कि ये काफिरों का देश है, और उन्हें ये भी बताया गया कि वहाँ पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एक बेटर लाइफ और एक इस्लामिक लाइफ जी पाइएगा, जो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ के लाइफ के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उस समय जब अफगानिस्तान में जिस लड़की को पकड़ा गया, आयशा और फातिमा को जो Once we reached here, many things we saw were not up to our expectations. We came here expecting an Islamic life, to live under Islamic law, but many things were not up to our expectations, be it the salah in the masjid and different things. So this was kind of a disappointment, and so I'm assuming many people who want to come are coming with the same expectations, but that is not what the reality is. So I would suggest everybody to rethink their decision and think carefully before doing anything. 22 लोग अब्दुल के, बाकी और सारे लोग कुल 64 यानी कि बाकी 64 लोग इंडिया छोड़ते हैं, जिसमें से 26 मेल, 13 फीमेल और 25 बच्चों के साथ वो इंडिया छोड़ देते हैं और अफगानिस्तान के ISIS के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के खुरसाल एरिया में रह रहे थे, जो एक ISIS का बंकर हुआ करता था, जो ISIS का एक ईस्टर्न जोन हुआ करता था खुरसाल अफगानिस्तान में। फिर बाद में जाकर के पुलिस एक स्पेशल टीम बनाती है जो सिर्फ इस केस पे, मिसिंग केस पे काम कर रही थी केरला में। अब्दुल्ला की बीवी जो यास्मीन, पहली बीवी थी यास्मीन, उन्हें ट्रेस किया जाता है। उसको ट्रेस करने के बाद ये पता चलता है कि वो दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद है। उसके ऊपर पूरा का पूरा टीम भेजा जाता है। 1 मई को दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और वो उसी दिन अफगानिस्तान भागने की फिराक में थी और वो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि NIA के हाथ लग जाती है। और उधर अफगानिस्तान फोर्स अब्दुल्ला के बंकर पे यानी कि ISIS के पॉइंट पे अटैक करती है, जिसमें अब्दुल और उसके हैंडलर को मार गिराती है। साथ में अब्दुल और हैंडलर के मरने के बाद, अब्दुल और हैंडलर के मारे जाने के बाद वहाँ पे कुछ लेडीज़ और थी जो क्रॉस फायर कर रही थी, जो उन्हें भी ढेर कर दिया जाता है। उन लेडीज़ में से 10 लेडीज़ अपने आप को वहाँ पे सरेंडर करती है, अपने आप को हैंड ओवर करती है, अफगान स्कॉप को हैंड ओवर करती है। उसमें से एक अब्दुल्ला की बीवी भी थी। जब अफगानिस्तान एम्बेसी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करती है तो इंडियन एम्बेसी के लोग सोनिया से बात करते हैं। सोनिया कहती है कि उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा इस्लामिक लाइफ ऐसा होगा। उसे कहा गया था कि भारत एक काफिरों का देश है, जहाँ पे वो अपना इस्लाम धर्म को अच्छे से पालन नहीं कर पाएगी, अच्छे से इस्लामिक लाइफ नहीं जी पाएगी, इसीलिए वो अफगानिस्तान आई थी खुशी और चैन पूर्वक रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वो एक भी दिन चैन से नहीं रह पाई। ये यहाँ से वहाँ भागते रही अफगानिस्तान में, कभी अफगानिस्तान कॉप्स के डर से, कभी इंटरनल फाइटिंग बिटवीन जो आपके ये थे टेररिस्ट, उसके डर से। वहाँ पे लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता था। तालिबानी जो पनिशमेंट था वो बहुत ही बुरा था। लड़कियों का खुलेआम रेप किया जाता था, ना ही प्रेग्नेंट वुमेन, ना ही बच्चों पे कोई रहम किया जाता था। तो ऐसा कुछ हो रहा था जो सोनिया उस समय इंडियन एम्बेसी को बताती है। बाकी सोनिया ये भी कहती है कि मैं वापस आना चाहती हूँ इंडिया और मैं अपने घर में वापस रहना चाहती हूँ। जब अफगान कॉप्स ने दूसरी लड़की से बात करने की कोशिश की, इंडियन एम्बेसी ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की जिसका नाम था नमीशा, वही नमीशा जिसका नाम बदल करके फातिमा कर दिया गया था, वो भी केरल से थी। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो फर्स्ट टाइम में उसका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया गया था कि वो हंस के हर चीज़ का जवाब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को हंस के दे रही थी, जबकि वो एक टेररिस्ट एक्ट में पकड़ी गई है दूसरे कंट्री में, वो भी वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिज्म एरिया में, और फिर भी वो हंस के सबके सामने पेश आ रही थी जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाद में जब दोबारा उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो इंडिया आना चाहती है, वो इंडिया आएगी, लेकिन उसे जेल में ना डाल करके उसे फ्री छोड़ दिया जाए। Do you want to go back to India from this? Yeah, of course. See, I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. So if they will take me, they won't put me in jail and I'm not oppressed, then I would want to go back to India. इन सब बातों को सुन करके इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने उन सब लोगों को उन्हीं के हालत में छोड़ दिया।
अफगानिस्तान एम्बेसी को क्लियरली बोल दिया गया कि हमसे इनका कोई मतलब नहीं है, आपको जो इनके साथ करना है वो कीजिए। और आज के समय में भी नमीसा, जो फातिमा थी, सोनिया सेबेस्टियन, मरियम, ये सब अभी भी अफ़गान जेल में है। तो हमने देखा कि किस तरह से इंडिया में जो केरला स्टोरी में बताई गई, जो रिपोर्ट्स थे वो कोई गलत रिपोर्ट्स नहीं थे, वो एक सही रिपोर्ट्स थे। ये जो पूरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैंने NIA के अकॉर्डिंग दी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की है उसके अकॉर्डिंग दी है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारा आपको अगर मेरी बातों पे बिलीव ना हो तो आप ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। आई नो ये वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। कोशिश है कि इसे मैं 2 भाग में डालूंगा, लेकिन मैं एक भाग में भी डालूं, क्योंकि 2 भाग में कोई लॉजिक नहीं बनता इस वीडियो का, क्योंकि पूरा का पूरा रिपोर्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है ये। साथ में जिन्होंने द केरला स्टोरी नहीं देखा है या तो फिर देख लिया है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। दोनों जान सकते हैं क्या सच है क्या गलत है, वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है और रियलिटी क्या है, आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर। सबसे बड़ी बात ये है कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, टेररिज्म का कोई जात नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में जल्दी लौटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मस्ट एक्सपेक्ट दैट यू विल शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।